सभी को जकार अकाಡೆमी में फिर से एक बार स्वागत है। तमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ जकार अकाडेमी मತ್ತೊಮ್ಮೆ स्वागत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं हमारा जो पहला पद्य पाठ है मातृभूमि, उसके प्रमुख अंशों को जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से अंशों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन अंशों को जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, उन अंशों पर हम आज के इस वीडियो के अंदर प्रकाश डालेंगे। सो ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯಪಾಠದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠವನ್ನು, ಕವಿತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा पहला पद्य पाठ है मातृभूमि और इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है कवि? भगवती चरण वर्मा। ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ भगवती चरण वर्मा ಅವರು। तो सबसे पहले हम पहला अंश देखेंगे, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। मातृभूमि कहिए या भारत माता, या भारत माँ, माँ को कवि प्रणाम कर रहे हैं। कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, कितनी बार? शत बार प्रणाम कर रहे हैं। कवि भगवती चरण वर्मा ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಶತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್। ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾನು ಕೇವಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। मातृभूमि भारत माता फिर भारत माँ को कवि क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? शत बार प्रणाम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मातृभूमि अमरों की जननी है। क्या है? अमरों की जननी है। ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। मातृभूमि अमरों की जननी है। अमर यानी जिसको मृत्यु नहीं होती, अमरों की जननी है। मातृभूमि को हम अमरों की जननी क्यों कहते हैं? मातृभूमिಗೆ ನಾವು ಅಮರರ ಜನನಿ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೀವಿ? क्योंकि यहाँ पर गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं। कौन कौन है? गांधी, बुद्ध और राम भारत ಭೂಮಿ के अंदर ಶಾಯಿತ್ हैं, यानी सोए हुए हैं। ಭಾರತದ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಾಮನಂತಹ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಡಲನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ अमरों की जननी अंत करीತಾರೆ। किस कारण के लिए? गांधी, बुद्ध और राम शाहिद हैं। तो यहाँ पर से भी प्रश्न आता है, मातृभूमि के अंदर कौन कौन शाहिद हैं? तो उसका उत्तर होगा गांधी, बुद्ध और राम। या फिर प्रश्न आएगा मातृभूमि को या फिर भारत माता को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? मातृभूमि के अमरों की जननी अंत याक करीतीವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ तो उसका उत्तर होगा क्योंकि भारत भूमि के अंदर गांधी, बुद्ध और राम शाहिद हैं। तो आगे बढ़कर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ के खेत कैसे हैं? भारत माता के या फिर मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं।
ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹರೆ ಭರೆ ಹೇ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸುಹಾನೆ, ಸುಹಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ, ಯಾಕೆ वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं. ಇಲ್ಲಿಯ ವನ ಉಪವನಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವೆ. आगे अंश की तरफ बढ़ते हैं. आगे का पॉइंट हमारा होगा यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं. इसी प्रकार से मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन है. ಖನಿಜೋं का ವ್ಯಾಪಕ ಧನ್ है. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो अगली पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं. भारत माता सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ, ತದನಂತರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो इसी कारण से भारत माता सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. इसी कारण से कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत माता को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं. तो आगे बढ़कर भारत माता के एक हाथ में क्या है बच्चों, बिल्कुल एक हाथ में भारत माता के, एक हाथ में भारत माता के, एक हाथ में न्याय पताका है. और दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान का दीप है. दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆ, ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कवि आगे क्या कहते हैं, कवि एक प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं, जग का रूप बदलने का कवि प्रार्थना करते हैं. ಜಗ का रूप बदलने के लिए कवि ಪ್ರಾರ್ಥನಾ करते हैं. ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇ ತಾಯಿಯೇ ನೀನು ಬದಲಿಸಿಬಿಡು, ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. और एक कवि की अभिलाषा क्या है कि सकल नगर और ग्राम के अंदर कौन सा नाद गूंजना चाहिए बच्चों, जी बिल्कुल सही, कौन सा, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए.
ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಕವಿತೆ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯಪಾಠದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. 1 ಅಂಕದಾಯಿತು ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. तो इतने पूरे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. मातृभूमि, भारत माँ को कवि प्रणाम कर रहे हैं. कवि किसको प्रणाम कर रहे हैं? कवि भारत माँ को प्रणाम कर रहे हैं. शत बार प्रणाम कर रहे हैं. ಎಷ್ಟು ಸಲ, कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? यह भी प्रश्न आ सकता है कि कवि भारत माँ को कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं? शत बार प्रणाम कर रहे हैं. फिर उसके बाद में हमारा अगला अंश आता है मातृभूमि अमरों की जननी है. मातृभूमि अमरों की जननी है. गांधी, बुद्ध और राम शाहिद हैं. सो इल्लिनू ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहा जाता है? मातृभूमि अमरों की जननी ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? क्योंकि उसका उत्तर होगा गांधी, बुद्ध और राम मातृभूमि के अंदर शाहिद हैं या फिर भारत माँ के अंदर शाहिद हैं. इस कारण से मातृभूमि को अमरों की जननी कहा जाता है. या फिर 1 अंक के लिए प्रश्न ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. मातृभूमि के अंदर कौन कौन शाहिद हैं? तो उसका उत्तर होगा गांधी, बुद्ध और राम शाहिद हैं. तो आगे बढ़कर भारत माता के खेत कैसे हैं बच्चों? हरे भरे और सुहाने हैं. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर भी 1 अंक का प्रश्न आ सकता है. भारत के खेत कैसे हैं? तो उसका उत्तर होगा भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. भारत के खेत कैसे हैं? हरे भरे और सुहाने हैं. और यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं. इಲ್ಲಿಯ वन उपवनಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. भारत माता सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. तो यहाँ पर भी 1 अंक का प्रश्न आ सकता है कि भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. मातृभूमि मुक्त हस्त से क्या बांट रही है? मातृभूमि मुक्त हस्त से सुख संपत्ति धनधाम बांट रही है. या फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है. सुख संपत्ति धनधाम को भारत माता कैसे बांट रही है अंದಾಗ सुख संपत्ति धनधाम को भारत माता मुक्त हस्त से बांट रही है ಎನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. तो भारत माता के हाथ में क्या क्या है ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. क्या क्या है? न्याय पताका और ज्ञान का दीप दूसरे हाथ में है. और कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं. क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि जग का रूप बदलने के लिए कवि प्रार्थना कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कवि की अभिलाषा है कि जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज उठे. जय हिंद ದ ನಾದ ಭಾರತ ಮಾತಿನ ಗುಣಗಾನ ಸಕಲ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಂತ ಕವಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ. तो इतने अंश हमें याद रखना है. इसके साथ साथ प्रश्न आएगा 2 अंकों के लिए या फिर 3 अंकों के लिए. मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन कीजिए या फिर भारत माता के सौंदर्य का वर्णन कीजिए. या फिर कविता के अंदर मातृभूमि का सौंदर्य किस प्रकार से वर्णित है. ಹಲವಾರು ಬೇರೆ 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 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. सो उसके लिए उत्तर हमें क्या लिखना है? भारत माता के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. वन उपवन, यहाँ के भारत माता के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं. मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. भारत माता सुख संपत्ति धनधाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. सो मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. तो हमें यह लिखना है. तो इन 4 अंशों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है. अगला प्रश्न पूछा जाएगा मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है.
या फिर कविता के अंदर मातृभूमि का स्वरूप कैसा है, ತವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ के एक हाथ में न्याय पताका है, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है, भारत माता के दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है और जग का रूप बदलने के लिए कवि प्रार्थना कर रहे हैं। इसको लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, या फिर अंत में हमें यह लिखना है जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। ಈ ಒಂದು ಮೂರು अंशಗಳನ್ನು ನಾವು बरेದ್ರೆ भारत माता के स्वरूप का वर्णन होता है या फिर जो है मातृभूमि के स्वरूप का वर्णन होता है, या फिर जो प्रश्न आपको पूछा जाता है मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ऐड ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। तो यहाँ पर हो गया प्राकृतिक सौंदर्य और यह हो गया स्वरूप। 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, 1 ಅಂಕದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಏನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ युग्म शब्द, कौन सा युग्म शब्द। अच्छा, तो युग्म शब्द हम किसको कहते हैं? युग्म शब्द अंदर ಏನು ಅಂದರೆ जिनकी वर्ण या फिर ध्वनियाँ एक समान सी लगती हैं, ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ, ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದರ ಧ್ವನಿಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ। जिनकी ध्वनियाँ या फिर जिनके वर्ण या फिर जिनका उच्चारण एक से लगते हैं उनके अंदर बहुत से अंतर बहुत कम होते हैं, जैसा कि हमारे पाठ के अंदर आए हैं फल फूल हरे भरे, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ युग्म शब्दಕ್ಕೆ ಅಥವಾ शब्द युग्मಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद में दूसरा हमें जो पॉइंट याद रखना है वह है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति शब्द, द्विरुक्ति यानी कि जिसका उच्चारण 2 बार होता है, या फिर जो शब्द डबल आता है, जो शब्द को हम दोहराते हैं, जैसे कि शत शत बार हमारे पुस्तक के अंदर आया है, कोटि कोटि आया है, यह सब क्या है द्विरुक्ति शब्द हैं। तो इन 2 अंशों को भी हमें याद रखना अति आवश्यक। 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ। ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅಂದರೆ हरे भरे युग्म शब्द द्विरुक्ति, या फिर एक शब्द दिया जाता है जैसे कि शत शत, आगे डैश 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 दिया जाता है, तो ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಅಂಕ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸೋಣ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।